Good morning, dear students. Welcome back to class of mathematics with chapter 2 relations and functions. Before studying relations, we had a class over Cartesian product. I hope Cartesian product exercise has been completed by you, and today we will develop the main content of this chapter, that is relation. Relation का हिंदी नाम है संबंध. अब ये संबंध कई प्रकार के रिलेशंस, कुछ सोशल रिलेशंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं. मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशंस मे बी देयर इन आवर सिस्टम. तो संबंध क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाह रहा हूं. ध्यान से देखिए. सपोज दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी. सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. सबको ये नाम पता है, सारे लोग इनको पहचानते हैं, इसलिए सिंबॉलिकली भी समझ जाएंगे. और यहाँ पर मैंने एक मेंबर रखा दशरथ और वशिष्ठ. ओके, मैंने संबंध जोड़ा राम से दशरथ का, लक्ष्मण से दशरथ का, भरत से दशरथ का और शत्रुघ्न का दशरथ. अब आप देख रहे हैं कि सेट ए के चारों मेंबर सेट बी से जुड़ गए. यहां पर कोई एक मेंबर और हो सकता है, जैसे हनुमान. राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान. यहाँ दशरथ और वशिष्ठ. तो हनुमान का दशरथ से कोई संबंध मैंने नहीं जोड़ा. अब जो भी मैंने लिंकिंग की है, उस लिंकिंग के आधार पर आपको डिसाइड करना है कि ये जो चित्र है ये किस संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा संबंध है. तो हम देखें, राम दशरथ के कौन थे? पुत्र थे, यानी राम इज ए सन ऑफ दशरथ. लक्ष्मण इज ए सन ऑफ दशरथ. भरत इज ए सन ऑफ दशरथ एंड शत्रुघ्न इज आल्सो सन ऑफ दशरथ, बट हनुमान वाज नॉट सन ऑफ दशरथ. तो आप यहाँ देखेंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का संबंध इससे हुआ. मान लो ये जो रूल है, वो रूल जो आर को डी से, एल को डी से जोड़ रहा है, उस रूल का नाम हमने आर रख दिया. तो हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाई, हम लोग ऐसा बोलेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी बाई इम्प्लाइज, ए इज ए इम्प्लाइज करेंगे, इज ए सन ऑफ बी. ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू बी होगा. देखो रिलेशन, ये रिलेशन कौन सा हुआ? इज ए सन ऑफ. दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो अगर मैं आर को, आर एक रिलेशन बन गया और वो रिलेशन सेट ए के मेंबर को सेट बी से जोड़, किसी मेंबर से जोड़ रहा है, और वो जो जोड़ने का रूल है वो है इज ए सन ऑफ.
तो इज ए, अगर मैंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को वशिष्ठ से जोड़ा होता तो हम क्या बोलते, इज ए प्यूपिल ऑफ, यानी वो शिष्य थे, वशिष्ठ तो गुरु थे ना, तो ए रिलेटेड टू बी, यहां इसी बात को हम लोग ऐसा लिखते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना। यहां बाई इंप्लाइज का मतलब साइन लगाइए, ये बाई इंप्लाइज का मतलब होता है ए अगर बी का सन है तो ए बी से रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड है तो ये इंप्लाइज करते हैं कि ए बी का सन होगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बाई इंप्लाइज ए इज ए सन ऑफ बी, ये रिलेशन को लिखने का तरीका। अब बहुत ध्यान से देखें तो आर को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ए का संबंध डी से है, राम का संबंध दशरथ से है, लक्ष्मण का संबंध दशरथ से है, भरत का संबंध दशरथ से है, और शत्रुघ्न का संबंध भी दशरथ से। इतने ही मेंबर इसमें आएंगे। अब ध्यान से देखिए कि आर क्या हो गया, आर हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स किसी खास रूल से जुड़ेंगी, और बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, दो सेट के बीच में अगर ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाएंगे तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो जरा देखें, अगर मैं ए क्रॉस बी बनाता तो क्या होगा, ए क्रॉस बी बनाता तो आता आर कॉमा डी, एल कॉमा डी, बी कॉमा डी, एस कॉमा डी, एच कॉमा डी भी आएगा उसमें, फिर आर कॉमा वी, एल कॉमा डी, बी कॉमा डी, देन कॉमा एस कॉमा डी, नहीं सॉरी वी, एल कॉमा वी, बी कॉमा वी, एस कॉमा वी और एच कॉमा वी। ये है ए क्रॉस बी। ए में कितने मेंबर है, 5, बी में कितने मेंबर है, 2, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे, 5 2 10। देखिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए, एक सेट आपके पास है आर जिसमें ये मेंबर्स हैं, और दूसरा सेट है ए क्रॉस बी, उसमें भी आर में भी जो मेंबर है वो ए और बी के हैं, ए क्रॉस बी में भी जो मेंबर्स हैं वो ए और बी के हैं। तो क्या आर और ए क्रॉस बी में क्या संबंध है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आर और ए क्रॉस बी में क्या संबंध होगा। तो बच्चे को इस दृष्टि से सोचना है कि सर आर के रिलेशन, आर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर ए क्रॉस बी में भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वी विल राइट क्लियरली आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हमको रिलेशन की डेफिनेशन मिलती है, और उस डेफिनेशन को हम ऐसा लिखते हैं, आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसलिए आपको ए क्रॉस बी पहले पढ़ाया गया था, क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी पढ़ाए बिना आपसे ये कहता कि ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मुझे पूरा यकीन है हर बच्चा बोलता सर ये ए क्रॉस बी कहाँ से आ गया, या ए क्रॉस बी क्या है। तो ये बात जो है बच्चों को हजम नहीं होती, इसलिए सिलेबस में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि व्हाट इज ए रिलेशन। ए रिलेशन मैथमेटिकली बोलेंगे तो अ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब सबसेट में यहां पर, अब मैं ये वाला पोर्शन यहां डिलीट कर रहा हूं, इसमें सबसेट कितने होंगे। तो आप देखिए कि जब हम R से कोई रिलेशन बनाते हैं तो इसमें कुछ बातें और समझना है। ये वाला इस सेट A में कितने मेंबर हैं जो सेट B के किसी मेंबर से रिलेटेड हैं, तो वो है 1 2 3 4। इन 4 मेंबर के सेट को डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। डोमेन ऑफ
रिलेशन, और वो डोमेन ऑफ रिलेशन होगा कैपिटल डी या डी आर लिख दो, तो डी वो होगा आर एल बी और एस। तो डोमेन कैसे समझेंगे, पहले सेट के जो मेंबर्स दूसरे सेट के किसी मेंबर से अटैच्ड हैं उस रूल के द्वारा, तो वो वाले मेंबर्स का सेट बनाएंगे तो वो कहलाएगा डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। प्रांत का मतलब होता है ये रिलेशन का प्रांत है, संबंध का प्रांत है। इसका मतलब होता है कि संबंध जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड है उनका सेट। दूसरा, ये जो सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट यानी जिसमें पहले सेट के मेंबर का किसी मेंबर से रिलेशन बन रहा है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। तो एक प्रांत हुआ और एक सह प्रांत हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर और है, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन को जो है, रेंज का मतलब होगा दूसरे सेट के उन मेंबर्स का सेट बनाइए जो पहले सेट के किसी न किसी मेंबर से जुड़े हुए। तो इसमें तो एक ही मेंबर है केवल, दशरथ इज रिलेटेड विद ऑल दीज 4 मेंबर्स, सो ओनली 1 एलिमेंट विल बी देयर इन द रेंज। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी जो आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाएगा कि एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को लिखिए और उसकी डोमेन और रेंज बताइए। अब एक बात और देखेंगे कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट से उसी सेट में रिलेशन डिफाइन कर दे, है ना, तो उसको एक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या होगा। पहले कुछ पॉइंट्स पर और फोकस करते हैं। हमने देखा कि रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। तो अब A क्रॉस B के सबसेट्स कौन से होते हैं? सिंस फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई सबसेट है A क्रॉस B का, है ना। देयरफॉर फाई इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब जब फाई में तो कोई मेंबर ही नहीं होता, इसलिए इसको नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एम्पटी सेट होगा वैसे ही एम्पटी रिलेशन भी होगा, तो इसको नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सिंस A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब यहाँ जो इस A क्रॉस B को, चूंकि A क्रॉस B से बड़ा कोई और दूसरा सेट तो आप बना ही नहीं सकते A और B के मेंबर से। भाई A में 5 मेंबर थे, B में 2 मेंबर थे, 5 2 जा 10 मेंबर A क्रॉस B में आ गए, तो इससे 10 से ज़्यादा एलिमेंट वाला सेट A क्रॉस B का सबसेट थोड़ी होगा। 10 वाला हो सकता है या 10 से कम वाला हो सकता है। तो इसका मतलब है A क्रॉस B को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ये जो रिलेशन है यूनिवर्सल, ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा। जितने भी रिलेशन आप A और B के बीच में बनाएंगे, चाहे जिस रूल से भी बनाएं, वो सब की सब A क्रॉस B के सबसेट होंगे। और किसी भी सवाल में जितने भी सेट आप कंसीडर करते हैं, और तो वो जिनके सबसेट होते हैं, यानी उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसका मतलब एक बात समझ लें कि A क्रॉस B के 2 सबसेट तो पक्के पक्के हैं। एक कौन सा? फाई, और दूसरा A क्रॉस B खुद। फाई को नल और एम्पटी रिलेशन कहते हैं, A क्रॉस B को यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो A क्रॉस ये हो गया ऑल अदर रिलेशंस, all other relations from A to B are called proper relation। वो रिलेशन प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर का मतलब होगा उचित संबंध होते हैं। ये दो तो होते ही हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई बात कहीं किसी ने बताया कि अरे वो ऐसा हुआ, तो अपन क्या बोलते, ऐसा तो होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
जैसे किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना है 6 के, तो अब 6 के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक 1 होगा और एक 6 होगा। इसके अलावा जो 2 फैक्टर होते हैं 2 और 3, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, एलसीएम में यूज करते हैं, एचसीएफ में यूज करते हैं। तो 1 और 6 तो अगर 6 के फैक्टर हैं तो ऐसा हर नंबर के साथ होगा। 5 के भी 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 5। केवल 1 ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है बेचारे का, तो वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम होता है। तो इस बात पे ध्यान देंगे कि फाई और ए क्रॉस बी के अलावा जितने रिलेशंस होंगे वो सब प्रॉपर रिलेशंस होंगे। इसका मतलब ये दोनों इम्प्रॉपर रिलेशंस होते हैं, इसको आपको समझना है। और एक बात यहाँ पर हमको और देखनी है, बहुत महत्वपूर्ण। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो। ए से बी में जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन यानी होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स सपोज m है और बी के एलिमेंट्स n हैं, तो m क्रॉस n या m इंटू n एलिमेंट्स होंगे किसमें? ए क्रॉस बी में। और किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं 2 रेज़ टू दी पावर उतने एलिमेंट उसके सबसेट्स होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स यानी क्या होगा? 2 रेज़ टू दी पावर mn, where m is equal to number of elements in A and n equal to number of elements in B। तो यहाँ जब भी आपसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो बच्चों, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट A is equal to set of 1 2 and B is equal to set of 3 4 5, then number of relations which can be defined from A to B is A 5, B 6, C 64, D none of these। Before I give you the answer, you think A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n यानी 2 इंटू 3 यानी 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस A से B में कितने होंगे? 2 टू दी पावर m इंटू n यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 यानी 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 64। सो C इज द करेक्ट। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस डिसाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया और एक सवाल के माध्यम से हमने उसको अप्लाई करना भी सीखा। अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। फिर बोलेंगे डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A। इसी को A टू A बोलो और रिलेशन इन A बोलो, एक ही बात है। रिलेशन इन A, क्योंकि वो तो सेट A में ही रहेगा रिलेशन और वो A से A में होगा। R इन A such that R equal to set of x, y
such that x is a divisor of y, x y belongs to a। अब यहां देखिए रिलेशन कैसे बन रहा है, x नाम के एलिमेंट का y नाम के एलिमेंट से रिलेशन कब बनेगा, जब x जो है वो y का डिवीजर होगा, x y का डिवीजर होगा। अब आपसे बोलेगा वो फाइंड नंबर 1 आर इन रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, है ना। कई बार आपसे ये भी कह सकते हैं कि पिक्चर डायग्राम या एरो डायग्राम बनाओ, तो वो एरो डायग्राम मैंने बिगिनिंग में जो बनाया था वैसा आपको बना के दिखाना। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 आर बराबर, अब हम देखते हैं पहला मेंबर लीजिए 1 किसका किसका डिवीजर है, 1 इनमें से हर मेंबर का डिवीजर है, तो इसमें 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, 1,5 भी आएगा, 1,6 भी आएगा। अब दूसरा एलिमेंट लेते 2 1 का डिवीजर नहीं है, 2 का डिवीजर है तो 2,2 से शुरू होगा, 2 3 का डिवीजर भी नहीं है तो 2 4 का डिवीजर है, 2 6 का डिवीजर है। तो जो जिसमें पहला ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर दूसरे का डिवीजर होना चाहिए, एक्स वाई, एक्स इज ए डिवीजर ऑफ वाई। आप 3 से शुरू करते हैं तो सबसे पहले 3 इज ए डिवीजर ऑफ 3, देन 3 इज ए डिवीजर ऑफ 6, ओके। देन 4 से शुरू करते हैं तो 4 इज ए डिवीजर ऑफ 4 ओनली, 5 का भी डिवीजर नहीं है, 6 का भी नहीं है, 5 ओनली 5 इटसेल्फ का डिवीजर है, और 6 ओनली इटसेल्फ 6 का डिवीजर। ये देखो ये जो रिलेशन हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। सेट थ्योरी पढ़े बिना इन सब चीजों को समझना संभव नहीं होता। डोमेन क्या होगा, मैंने बताया आपको डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है जिन पॉइंट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो पहला एलिमेंट है वो सब डोमेन में आएगा। तो 1 1 1 1 1 इतने बार आया, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, इसलिए यहाँ 1 बार लिखेंगे, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी इसका मतलब पूरा की पूरा सेट ए ही डोमेन है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली बच रहा हो। और रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब है आप ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 का रिलेशन किससे है, 2 से है, 4 से है, 6 से है, तो जिनसे रिलेशन है उन सेट का एलिमेंट बनाएंगे। तो 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 भी आएगा, 2 से भी रिलेशन है, 3 से भी है, 4 से भी है, और 5 से भी है, 6 से भी है। इसका मतलब पूरा की पूरा सेट ए ही इस रिलेशन का की रेंज है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसका अगर आपको पिक्चर डायग्राम बनाना है तो पिक्चर डायग्राम बनाने के लिए आपको ऐसे बनेगा एरो डायग्राम। पहले इधर सेट ए बनाइए और इधर भी सेट ए बनाइए। इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लिखिए 1 2 3 4 5 6। 1 का संबंध किससे है, सारे मेंबर से, तो ऐसे एरोज निकाल दीजिए और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए। तीर का निशान इंडिकेट करता है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओके। 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 2 से था, 2 का संबंध 4 से था, और 2 का संबंध 6 से। 3 का संबंध किससे है, 3 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 6। 4 का रिलेशन ओनली 4 से था, 5 का रिलेशन ओनली 5 से था, 6 का रिलेशन ओनली 6 से। ये और यहाँ पे लिख दीजिए R। ये जो डायग्राम हमने बनाया बच्चों,
दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरो डायग्राम और पिक्चर डायग्राम ऑफ रिलेशन। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है रिलेशन की। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाना है, डोमेन रेंज करना है। तीसरे क्वेश्चन में भी आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। चौथे क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया है, उसमें यह समझना है कि वो रिलेशन क्या है। तो चलिए उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कि एक P है और दूसरा सेट Q है। इसमें 5, 6 और 7 तीन एलिमेंट हैं। इसमें 3, 4 और 5 तीन है। 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से है। और आपको ये बताना है कि पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताइए रिलेशन को। ये रिलेशन R, तो R बराबर क्या होगा? देखो 5 का संबंध किससे बन रहा है? 3 से। कितना डिफरेंस है? 2 का। 6 का संबंध किससे बन रहा है? 4 से। यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। 7 का संबंध 5 से बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ x, y सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 2, या आप चाहो तो ऐसा लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 2, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू। ये देखिए रोस्टर फॉर्म। अब ऐसे सारे एलिमेंट दूसरे सेट के बनाओ। जैसे x का मान 5 रखोगे तो y का मान 5 माइनस 2 3 मिलेगा। x का मान 6 रखोगे तो y का मान 6 माइनस 2 4 मिलेगा। x का मान 7 रखेंगे तो 6 माइनस 7 माइनस 2 5 मिलेगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? r को रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, क्वाइट सिंपल। डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब जिन पॉइंट्स पर रिलेशन डिफाइंड है, मतलब 5, 6, 7 यानी दैट इज P। और रेंज भी बताना है मान लीजिए, तो रेंज का मतलब होगा वो वाला सेट जहाँ पर रिलेशनशिप जाके खत्म हो रही है, दैट इज होल सेट Q। In this way, question number 4 can be grasped very easily। अब ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए। नंबर्स के बीच में जो रिलेशन संबंध बन रहे हैं वो आपसे वहाँ पर कोई भी रिलेशन, आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको परीक्षा में ऐसा दे दिया 1, 2, 3 और इधर लिख दिया 1, 4, 9, 16। अब आपको समझना है कि इसमें सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है। तो आप देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और चौथा एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मेरा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर आपको रिलेशन बताना है तो कैसे बताएंगे? R बराबर क्या होगा? सेट ऑफ x, y सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1, 1, 2, 4, 3, 9। बस इतना ही बनेगा रोस्टर फॉर्म में। 16 का रिलेशन नहीं है। डोमेन बताना है तो डोमेन में पूरे तीनों एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, तो दैट इज इक्वल टू a। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन दूसरे सेट को कहते हैं, यानी कोडोमेन होगा 1, 4, 9, 16 पूरा, दैट इज B। लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो रेंज का मतलब होगा जो एलिमेंट रिलेटेड हैं केवल उनका सेट बनाना है। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सब सेट होगी, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट ज़्यादा है। मे आई होप माई डियर स्टूडेंट्स that all are understanding the concept well
ध्यान से आप देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी। और ये जो एक्सरसाइज है वो क्वाइट इजी है, आप इसको बहुत ध्यान से कर सकते हैं। एक आध प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिलेशन में, और फिर ये आपका एक्सरसाइज ही यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इतना बताने के बाद मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। और जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो उसके पहले एक बार पुनः जहाँ कंसेप्ट लगे कि कुछ मिसिंग है तो उसको फिर से वीडियो को आप YouTube पर देख लीजिए। आप वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा। फाइंड दी लीनियर रिलेशन बिटवीन दी components of the ordered pairs of the relation R, where R is equal to set of 2, 1, 4, 7, 1, -2 and so on। अब चूंकि हमसे क्या बोला है, रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर। एक ऑर्डर पेयर में दो वेरिएबल होते हैं x और y, पहला x दूसरा y, और x और y के बीच में अगर हम ऐसा संबंध बनाएं जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल 1 है। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो कैसे लिखते थे आप, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। तो यहाँ पर अपन लीनियर रिलेशन के लिए मान लेते हैं y बराबर ax प्लस b, वेयर a b आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब 2, 1 बिलोंग करता है R में, है ना, इम्प्लाइज x का मान 2 रखने से y का मान 1 आना चाहिए। तो 1 इक्वल टू 2a प्लस b, या इसको ऐसा लिख लो 2a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। 4, 7 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x का मान 4 रखने से y का मान 7 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 4a प्लस b, या इसको ऐसा लिख लो अननोन को पहले और नोन को राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन की फॉर्म, है ना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 - 1 करिए, उससे क्या मिलेगा, 4a - 2a 2a, b - b कट गया 0, 7 - 1 6, इससे आपको मिल गया a इज इक्वल टू 3। ओके, a इक्वल टू 3 1 में रख दीजिए, तो नंबर 1 इम्प्लाइज 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा 6, उधर माइनस होगा तो -5। देयरफॉर y बराबर क्या आएगा, ax प्लस b, मतलब 3x - 5। ये लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी बन गई, है ना। कंपोनेंट्स के बीच में क्या, ऑर्डर पेयर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए था, वो लीनियर रिलेशन आपको बताना। अब देखो तीसरा पॉइंट भी चेक करके देख लो, x का मान 1 रखने से y का मान -2 आना चाहिए। 3 1 जा 3 -5, 3 -5 -2, मतलब ये जो बना है चेक हो गया कि बिल्कुल सही है, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशनशिप। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों इन दिस वे रिलेशन का ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है।
और मैं आपको ये बता दूं कि ये अगले साल के सिलेबस के लिए आपका बहुत बड़ा बेस बनने वाला है। नेक्स्ट ईयर 12th क्लास का जो सिलेबस है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के चैप्टर से शुरू होता है, और जिसमें ये रिलेशन का जो कंसेप्ट आप 11वीं में पढ़ेंगे, गेन करेंगे, वो सारे कंसेप्ट वहाँ पर रीएप्लीकेबल होंगे। इसलिए कतई लापरवाही मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 11th क्लास की मैथमेटिक्स 12वीं क्लास के सिलेबस के लिए रीढ़ की हड्डी है। ये वाली बात मैं बार बार बोलता हूँ ताकि बच्चे सचेत रहें कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल बी able to solve all problems of exercise 2.2 now. So do the exercises well, complete the work you will do will be under the heading PSP. आप लोग ऐसा लिखेंगे, जो मैंने क्लास में देखो वीडियो लेसन में जो जो पढ़ाया ना वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करिए। वो आपका होगा CW, तो आप लिखना CW_ exercise 2.2। और जब आप खुद एक्सरसाइज का काम करना शुरू करेंगे तो आप लिखिए PSP_ exercise 2.2। ये PSP का मतलब प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है जब हम इवैल्यूएशन की दृष्टि से आपसे कोई सर्टेन क्वेश्चंस का सेट आपको बना के देंगे। अभी जैसे मैं चैप्टर 1 आपका कंप्लीट चल रहा है, विवेक सर कुछ एक्सरसाइजेस उसमें आपको करा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड डे टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स with chapter 2 relations and functions. Before studying relations we had a class over Cartesian product. I hope Cartesian product exercise has been completed by you, and today we will develop the main content of this chapter, that is relation. Relation का हिंदी नाम है संबंध। अब ये संबंध कई प्रकार के रिलेशंस, कुछ सोशल रिलेशंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशंस मे बी देयर इन आवर सिस्टम। तो संबंध क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सपोज दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबको ये नाम पता है, सारे लोग इनको पहचानते हैं, इसलिए सिंबॉलिकली भी समझ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक मेंबर रखा दशरथ और वशिष्ठ। ओके, मैंने संबंध जोड़ा राम से दशरथ का, लक्ष्मण से दशरथ का, भरत से दशरथ का और शत्रुघ्न का दशरथ से। अब आप देख रहे हैं कि सेट ए के चारों मेंबर सेट बी से जुड़ गए। यहाँ पर कोई एक मेंबर और हो सकता है, जैसे हनुमान। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, यहाँ दशरथ और वशिष्ठ। तो हनुमान का दशरथ से कोई संबंध मैंने नहीं जोड़ा।
अब जो भी मैंने लिंकिंग की है उस लिंकिंग के आधार पर आपको डिसाइड करना है कि ये जो चित्र है ये किस संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा संबंध है। तो हम देखें, राम दशरथ के कौन थे? पुत्र थे, यानी राम इज ए सन ऑफ दशरथ, लक्ष्मण इज ए सन ऑफ दशरथ, भरत इज ए सन ऑफ दशरथ एंड शत्रुघ्न इज आल्सो सन ऑफ दशरथ, बट हनुमान वाज नॉट सन ऑफ दशरथ। तो आप यहाँ देखेंगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का संबंध इससे हुआ, मान लो ये जो रूल है वो रूल जो आर को डी से एल को डी से जोड़ रहा है, उस रूल का नाम हमने आर रख दिया। तो हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाई, हम लोग ऐसा बोलेंगे, A इज रिलेटेड टू B बाई इम्प्लाइज, A इज ए इम्प्लाइज करेंगे, इज ए सन ऑफ B। A बिलोंग्स टू A होगा और B बिलोंग्स टू B होगा। देखो रिलेशन, ये रिलेशन कौन सा हुआ? इज ए सन ऑफ, दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आर को, आर एक रिलेशन बन गया और वो रिलेशन सेट ए के मेंबर को सेट बी से जोड़, किसी मेंबर से जोड़ रहा है, और वो जो जोड़ने का रूल है वो है इज ए सन ऑफ। तो इज ए, अगर मैंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को वशिष्ठ से जोड़ा होता तो हम क्या बोलते? इज ए प्यूपिल ऑफ, यानी वो शिष्य थे, जो वशिष्ठ तो गुरु थे ना। तो ए रिलेटेड टू बी, यहाँ इसी बात को हम लोग ऐसा लिखते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना। यहाँ बाई इंप्लाइज का मतलब साइन लगाइए, ये बाई इंप्लाइज का मतलब होता है ए अगर बी का सन है तो ए बी से रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड है तो ये इंप्लाइज करते हैं कि ए बी का सन होगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बाई इंप्लाइज ए इज ए सन ऑफ बी। ये रिलेशन को लिखने का तरीका। अब बहुत ध्यान से देखें तो आर को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ए का संबंध डी से है, सॉरी राम का संबंध दशरथ से है, लक्ष्मण का संबंध दशरथ से है, भरत का संबंध दशरथ से है और शत्रुघ्न का संबंध भी दशरथ से। इतने ही मेंबर इसमें आएंगे। अब ध्यान से देखिए कि आर क्या हो गया? आर हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स किसी खास रूल से जुड़ेंगी, और बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, दो सेट के बीच में अगर ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाएंगे तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो जरा देखें, अगर मैं ए क्रॉस बी बनाता तो क्या होगा? ए क्रॉस बी बनाता तो आता आर कॉमा डी, एल कॉमा डी, बी कॉमा डी, एस कॉमा डी, एच कॉमा डी भी आएगा उसमें, फिर आर कॉमा वी, एल कॉमा डी, बी कॉमा डी, देन कॉमा एस कॉमा डी, नहीं सॉरी वी, एल कॉमा वी, बी कॉमा वी, एस कॉमा वी और एच कॉमा वी। ये है ए क्रॉस बी। ए में कितने मेंबर है? 5। बी में कितने मेंबर है? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे? 5 2 10। देखिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए, एक सेट आपके पास है आर जिसमें ये मेंबर्स हैं, और दूसरा सेट है ए क्रॉस बी। उसमें भी आर में भी जो मेंबर है वो ए और बी के हैं, ए क्रॉस बी में भी जो मेंबर्स हैं वो ए और बी के हैं। तो क्या आर और ए क्रॉस बी में क्या संबंध है? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आर और ए क्रॉस बी में क्या संबंध होगा? तो बच्चे को इस दृष्टि से सोचना है कि सर
आर के रिलेशन आर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर ए क्रॉस बी में भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वी विल राइट क्लियरली आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हमको रिलेशन की डेफिनेशन मिलती है और उस डेफिनेशन को हम ऐसा लिखते हैं, आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसलिए आपको ए क्रॉस बी पहले पढ़ाया गया था, क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी पढ़ाए बिना आपसे ये कहता कि ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मुझे पूरा यकीन है हर बच्चा बोलता सर ये ए क्रॉस बी कहाँ से आ गया या ए क्रॉस बी क्या है। तो ये बात जो है बच्चों को हजम नहीं होती, इसलिए सिलेबस में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि व्हाट इज ए रिलेशन। ए रिलेशन मैथमेटिकली बोलेंगे तो रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब सबसेट में यहां पर अब मैं ये वाला पोर्शन यहां डिलीट कर रहा हूं। इसमें सबसेट कितने होंगे? तो आप देखिए कि जब हम R से कोई रिलेशन बनाते हैं तो इसमें कुछ बातें और समझना है। ये वाला इस सेट A में कितने मेंबर हैं जो सेट B के किसी मेंबर से रिलेटेड हैं? तो वो है 1 2 3 4। इन 4 मेंबर के सेट को डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। और वो डोमेन ऑफ रिलेशन होगा कैपिटल D या DR लिख दो, तो D वो होगा R L B और S। तो डोमेन कैसे समझेंगे? पहले सेट के जो मेंबर्स दूसरे सेट के किसी मेंबर से अटैच्ड हैं उस रूल के द्वारा, तो वो वाले मेंबर्स का सेट बनाएंगे तो वो कहलाएगा डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। प्रांत का मतलब होता है ये रिलेशन का प्रांत है, संबंध का प्रांत है। इसका मतलब होता है कि संबंध जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड है उनका सेट। दूसरा, ये जो सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट यानी जिसमें पहले सेट के मेंबर का किसी सेट के किसी मेंबर से रिलेशन बन रहा है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। तो एक प्रांत हुआ और एक सह प्रांत हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पर और है, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन को जो है, रेंज का मतलब होगा दूसरे सेट के उन मेंबर्स का सेट बनाइए जो पहले सेट के किसी न किसी मेंबर से जुड़े हुए। तो इसमें तो एक ही मेंबर है, केवल दशरथ इज रिलेटेड विद ऑल दीज 4 मेंबर्स, so only one element will be there in the range। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी जो आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाएगा कि एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को लिखिए और उसकी डोमेन और रेंज बताइए। अब एक बात और देखेंगे कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट से उसी सेट में रिलेशन डिफाइन कर दे, है ना, तो उसको एक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या होगा। पहले कुछ पॉइंट्स पर और फोकस करते हैं। हमने देखा कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अब ए क्रॉस बी के सबसेट्स कौन से होते हैं? सिंस फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई सबसेट है ए क्रॉस बी का, है ना। देयरफॉर फाई इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब जब फाई में तो कोई मेंबर ही नहीं होता, इसलिए इसको नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एम्पटी सेट होगा वैसे ही एम्पटी रिलेशन भी होगा, तो इसको नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सिंस ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर
A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब यहाँ जो इस A क्रॉस B को, चूंकि A क्रॉस B से बड़ा कोई और दूसरा सेट तो आप बना ही नहीं सकते A और B के मेंबर से। भाई A में 5 मेंबर थे, B में 2 मेंबर थे, 5 2 जा 10 मेंबर A क्रॉस B में आ गए, तो इससे 10 से ज़्यादा एलिमेंट वाला सेट A क्रॉस B का सबसेट थोड़ी होगा। 10 वाला हो सकता है या 10 से कम वाला हो सकता है। तो इसका मतलब है A क्रॉस B को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ये जो रिलेशन है यूनिवर्सल, ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा। जितने भी रिलेशन आप A और B के बीच में बनाएंगे, चाहे जिस रूल से भी बनाएं, वो सब की सब A क्रॉस B के सबसेट होंगे। और किसी भी सवाल में जितने भी सेट आप कंसीडर करते हैं, और तो वो जिनके सबसेट होते हैं, यानी उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसका मतलब एक बात समझ लें कि A क्रॉस B के दो सबसेट तो पक्के पक्के हैं। एक कौन सा? फाई, और दूसरा A क्रॉस B खुद। फाई को नल और एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, A क्रॉस B को यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो A क्रॉस ये हो गया ऑल अदर रिलेशंस, all other relations from A to B are called proper relation। वो रिलेशन प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर का मतलब होगा उचित संबंध होते हैं। ये दो तो होते ही हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई बात कहीं किसी ने बताया कि अरे वो ऐसा हुआ, तो अपन क्या बोलते, ऐसा तो होता ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना है 6 के, तो अब 6 के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक 1 होगा और एक 6 होगा। इसके अलावा जो दो फैक्टर होते हैं 2 और 3, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, एलसीएम में यूज करते हैं, एचसीएफ में यूज करते हैं। तो 1 और 6 तो अगर 6 के फैक्टर हैं तो ऐसा हर नंबर के साथ होगा। 5 के भी दो फैक्टर्स होंगे, 1 और 5। केवल 1 ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है बेचारे का, तो वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम होता है। तो इस बात पे ध्यान देंगे कि फाई और A क्रॉस B के अलावा जितने रिलेशंस होंगे वो सब प्रॉपर रिलेशंस होंगे। इसका मतलब ये दोनों इम्प्रॉपर रिलेशंस होते हैं, इसको आपको समझना है। और एक बात यहाँ पर हमको और देखनी है, बहुत महत्वपूर्ण। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितना हो? A से B में जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन से यानी होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं? A के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई B के एलिमेंट्स। A के एलिमेंट्स सपोज M है और B के एलिमेंट्स N है, तो M क्रॉस N या M इंटू N एलिमेंट्स होंगे किसमें? A क्रॉस B में। और किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं 2⁻⁴ उतने एलिमेंट उसके सबसेट्स होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स यानी क्या होगा? 2⁻mn, where m is equal to number of elements in A and n equal to number of elements in B। तो यहाँ जब भी आपसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो बच्चों, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट A is equal to set of 1 2 and B is equal to set of 3 4 5, then number of relations which can be defined from A to B is A 5, B 6, C 64,
डी, none of the. Before I give you the answer, you think A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n यानी 2 इंटू 3 यानी 6. तो नंबर ऑफ रिलेशंस A से B में कितने होंगे? 2 टू दी पावर m इंटू n यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 यानी 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 64. सो C इज द करेक्ट. ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे. तो नंबर ऑफ रिलेशंस डिसाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया और एक सवाल के माध्यम से हमने उसको अप्लाई करना भी सीखा. अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6. फिर बोलेंगे डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A. इसी को A टू A बोलो और रिलेशन इन A बोलो, एक ही बात है. रिलेशन इन A, क्योंकि वो तो सेट A में ही रहेगा रिलेशन और वो A से A में होगा. R इन A such that R equal to set of x comma y such that x is a divisor of y, x y belongs to A. अब यहाँ देखिए रिलेशन कैसे बन रहा है. x नाम के एलिमेंट का y नाम के एलिमेंट से रिलेशन कब बनेगा? जब x जो है वो y का डिवीजर होगा. x y का डिवीजर होगा. अब आपसे बोलेगा वो फाइंड नंबर 1 R इन रोस्टर फॉर्म. नंबर 2 राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ R. है ना. कई बार आपसे ये भी कह सकते हैं कि पिक्चर डायग्राम या एरो डायग्राम बनाओ. तो वो एरो डायग्राम मैंने बिगिनिंग में जो बनाया था वैसा आपको बना के दिखाना. देखिए सॉल्यूशन. नंबर 1 R बराबर, अब हम देखते हैं पहला मेंबर लीजिए 1 किसका किसका डिवीजर है? 1 इनमें से हर मेंबर का डिवीजर है. तो इसमें 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, 1,5 भी आएगा, 1,6 भी आएगा. अब दूसरा एलिमेंट लेते 2. 2 1 का डिवीजर नहीं है. 2 का डिवीजर है तो 2,2 से शुरू होगा. 2 3 का डिवीजर भी नहीं है तो 2 4 का डिवीजर है. 2 6 का डिवीजर. तो जो जिसमें पहला ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर दूसरे का डिवीजर होना चाहिए. एक्स वाई, एक्स इज ए डिवीजर ऑफ वाई. आप 3 से शुरू करते हैं तो सबसे पहले 3 इज ए डिवीजर ऑफ 3, देन 3 इज ए डिवीजर ऑफ 6. ओके. देन 4 से शुरू करते हैं तो 4 इज ए डिवीजर ऑफ 4 ओनली. 5 का भी डिवीजर नहीं है, 6 का भी नहीं है. 5 ओनली 5 इटसेल्फ का डिवीजर है और 6 ओनली इटसेल्फ 6 का डिवीजर. ये देखो ये जो रिलेशन हमने बनाया दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन. कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है. सेट थ्योरी पढ़े बिना इन सब चीजों को समझना संभव नहीं होता. डोमेन क्या होगा? मैंने बताया आपको डोमेन क्या होता है. डोमेन का मतलब होता है जिन पॉइंट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है. तो इसका मतलब जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो पहला एलिमेंट है वो सब डोमेन में आएगा. तो 1 1 1 1 1 इतने बार आया, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं.
इसलिए यहाँ 1 बार लिखेंगे, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी इसका मतलब पूरा की पूरा सेट ए ही डोमेन है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली बच रहा हो। और रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है आप ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 का रिलेशन किससे है? 2 से है, 4 से है, 6 से है, तो जिनसे रिलेशन है उन सेट का एलिमेंट बनाएंगे। तो 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 भी आएगा, 2 से भी रिलेशन है, 3 से भी है, 4 से भी है, और 5 से भी है, 6 से भी है। इसका मतलब पूरा की पूरा सेट ए ही इस रिलेशन का की रेंज है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसका अगर आपको पिक्चर डायग्राम बनाना है तो पिक्चर डायग्राम बनाने के लिए आपको ऐसे बनेगा एरो डायग्राम। पहले इधर सेट ए बनाइए और इधर भी सेट ए बनाइए। इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लिखिए 1 2 3 4 5 6। 1 का संबंध किससे है? सारे मेंबर से। तो ऐसे एरोस निकाल दीजिए और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए। तीर का निशान इंडिकेट करता है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओके, 2 का संबंध किससे है? 2 का संबंध 2 से था, 2 का संबंध 4 से था, और 2 का संबंध 6 से। 3 का संबंध किससे है? 3 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 6। 4 का रिलेशन ओनली 4 से था, 5 का रिलेशन ओनली 5 से था, 6 का रिलेशन ओनली 6 से। ये और यहाँ पे लिख दीजिए R। ये जो डायग्राम हमने बनाया बच्चों, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरो डायग्राम और पिक्चर डायग्राम ऑफ रिलेशन। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है रिलेशन की। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाना है, डोमेन रेंज करना है। तीसरे क्वेश्चन में भी आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। चौथे क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया है, उसमें यह समझना है कि वो रिलेशन क्या है। तो चलिए उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कि एक P है और दूसरा सेट Q है। इसमें 5, 6 और 7 तीन एलिमेंट हैं। इसमें 3, 4 और 5 तीन है। 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से। और आपको ये बताना है कि पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताइए रिलेशन को। ये रिलेशन R है, तो R बराबर क्या होगा? देखो 5 का संबंध किससे बन रहा है? 3 से। कितना डिफरेंस है? 2 का। 6 का संबंध किससे बन रहा है? 4 से। यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। 7 का संबंध 5 से बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ x, y सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 2, या आप चाहो तो ऐसा लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 2, x y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू। ये देखिए रोस्टर फॉर्म। अब ऐसे सारे एलिमेंट दूसरे सेट के बनाओ। जैसे x का मान 5 रखोगे तो y का मान 5 माइनस 2 3 मिलेगा। x का मान 6 रखोगे तो y का मान 6 माइनस 2 4 मिलेगा। x का मान 7 रखेंगे तो 6 माइनस 5 7 माइनस 2 5 मिलेगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? R को रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, क्वाइट सिंपल। डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब जिन पॉइंट्स पर रिलेशन डिफाइंड है, मतलब 5 6 7 यानी दैट इज P। और रेंज भी बताना है मान लीजिए,
तो रेंज का मतलब होगा वो वाला सेट जहां पर रिलेशनशिप जाके खत्म हो रही है, दैट इज होल सेट क्यू। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 4 कैन बी ग्रास्प्ड वेरी इजीली। अब ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए। नंबर्स के बीच में जो रिलेशन संबंध बन रहे हैं वो आपसे वहां पर कोई भी रिलेशन, आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको परीक्षा में ऐसा दे दिया 1 2 3 और इधर लिख दिया 1 4 9 16। अब आपको समझना है कि इसमें सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है। तो आप देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और चौथा एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मेरा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर आपको रिलेशन बताना है तो कैसे बताएंगे, आर बराबर क्या होगा, सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to x square, x belongs to a, y belongs to b। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 4 3 कॉमा 9, बस इतना ही बनेगा रोस्टर फॉर्म में। 16 का रिलेशन नहीं है। डोमेन बताना है तो डोमेन में पूरे तीनों एलिमेंट आएंगे 1 2 3, तो दैट इज इक्वल टू a। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन दूसरे सेट को कहते हैं, यानी कोडोमेन होगा 1 4 9 16 पूरा, दैट इज बी। लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो रेंज का मतलब होगा जो एलिमेंट रिलेटेड हैं केवल उनका सेट बनाना है। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सब सेट होगी, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट ज्यादा है। मे आई होप माय डियर स्टूडेंट्स दैट ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वेल। ध्यान से आप देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी। और ये जो एक्सरसाइज है वो क्वाइट इजी है, आप इसको बहुत ध्यान से कर सकते हैं। एक आध प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिलेशन में, और फिर ये आपका एक्सरसाइज ही यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इतना बताने के बाद मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। और जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो उसके पहले एक बार पुनः जहाँ कंसेप्ट लगे कि कुछ मिसिंग है तो उसको फिर से वीडियो को आप YouTube पर देख लीजिए। आप वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए एक्स्ट्रा। फाइंड दी लीनियर रिलेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ दी ordered pairs of the relation R where R is equal to set of 2, 1, 4, 7, 1, -2 and so on। अब चूंकि हमसे क्या बोला है, रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर। एक ऑर्डर पेयर में दो वेरिएबल होते हैं x और y, पहला x दूसरा y, और x और y के बीच में अगर हम ऐसा संबंध बनाएं जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल 1 है। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो कैसे लिखते थे आप, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। तो यहाँ पर अपन लीनियर रिलेशन के लिए मान लेते हैं y बराबर ax प्लस b, वेयर a b आर रियल नंबर्स। ठीक है। अब 2, 1 बिलोंग करता है r में, है ना, इम्प्लाइज x का मान 2 रखने से y का मान 1 आना चाहिए। तो 1 इक्वल टू 2a प्लस b, या इसको ऐसा लिख लो 2a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1।
4,7 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है x का मान 4 रखने से y का मान 7 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 4a प्लस बी, या इसको ऐसा लिख लो अननोन को पहले और नोन को राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन की फॉर्म है ना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करिए, उससे क्या मिलेगा 4a माइनस 2a 2a, b माइनस बी कट गया 0, 7 माइनस 1 6, इससे आपको मिल गया a इज इक्वल टू 3। ओके, a इक्वल टू 3 1 में रख दीजिए, तो नंबर 1 इम्प्लाइज 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 3 जा 6, उधर माइनस होगा तो -5। देयरफॉर y बराबर क्या आएगा ax प्लस b, मतलब 3x माइनस 5। ये लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी बन गई है ना। कंपोनेंट्स के बीच में क्या ऑर्डर पेयर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए था, वो लीनियर रिलेशन आपको बताना। अब देखो तीसरा पॉइंट भी चेक करके देख लो, x का मान 1 रखने से y का मान -2 आना चाहिए। 3 1 जा 3 -5, 3 -5 -2, मतलब ये जो बना है चेक हो गया कि बिल्कुल सही है, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशनशिप। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों इन दिस वे रिलेशन का ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अगले साल के सिलेबस के लिए आपका बहुत बड़ा बेस बनने वाला है। नेक्स्ट ईयर 12th क्लास का जो सिलेबस है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के चैप्टर से शुरू होता है, और जिसमें ये रिलेशन का जो कंसेप्ट आप 11वीं में पढ़ेंगे गेन करेंगे, वो सारे कंसेप्ट वहाँ पर रीएप्लीकेबल होंगे। इसलिए कतई लापरवाही मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 11th क्लास की मैथमेटिक्स 12वीं क्लास के सिलेबस के लिए रीढ़ की हड्डी है। ये वाली बात मैं बार बार बोलता हूँ ताकि बच्चे सचेत रहें कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल बी able to solve all problems of exercise 2.2 now. So do the exercises well, complete the work you will do will be under the heading PSP। आप लोग ऐसा लिखेंगे, जो मैंने क्लास में देखो वीडियो लेसन में जो जो पढ़ाया ना वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करिए। वो आपका होगा CW, तो आप लिखना CW_ exercise 2.2। और जब आप खुद एक्सरसाइज का काम करना शुरू करेंगे तो आप लिखिए PSP_ exercise 2.2। ये PSP का मतलब प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है जब हम इवैल्यूएशन की दृष्टि से आपसे कोई सर्टेन क्वेश्चंस का सेट आपको बना के देंगे। अभी जैसे मैं चैप्टर 1 आपका कंप्लीट चल रहा है, विवेक सर कुछ एक्सरसाइजेस उसमें आपको करा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड डे टू एवरीबॉडी।